सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में लिखो। इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी। इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी। इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी in uniform circular motion. In uniform circular motion. In uniform circular motion. अगला पॉइंट लिखना, this force changes the direction of linear velocity. This force changes the direction of linear velocity. This force changes the direction of linear velocity, but not its magnitude. But not its magnitude. But not its magnitude. मतलब क्या हुआ कि अगर सर्कुलर मोशन के अंदर में, देखो इधर, सर्कुलर मोशन के अंदर में अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो बोलो वेलोसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। याद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर में वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। और जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट बोले ना बच्चा, इसका मतलब एटी जो है वो क्या होने वाला है, जीरो। अल्फा भी क्या होने वाला है, यहाँ पे जीरो होने वाला है। तो जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया तो एक आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता था, तो ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता था कि नहीं होता था। और हम लोगों ने पढ़ा था v इज इक्वल टू ओमेगा आर भी पढ़ा था, याद है क्या। तो अगर मैं इसको बोलूं कि अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं v बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा लिखूं तो क्या तकलीफ है तुमको। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बाई आर का स्क्वायर इंटू में r हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू में r। यहाँ से कट जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, किसी किसी के जगह पे ना ऐसे लिखा रहता है v इंटू ओमेगा, तो क्या ये सही है या गलत है, सोच के देखो ना। ऐसे ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा इंटू आर लिख सकता हूँ कि नहीं इसी को। अरे स्क्वायर को दो बार लिख दूंगा और ये किसके बराबर होता है, तो ओमेगा इंटू वी हो जाएगा कि नहीं। अब हमने क्या देखा कि एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, लास्ट क्लास में सब डिस्कस हो रखा है फिर भी समझा रहे हैं। सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन प्रेजेंट है किसी भी सिस्टम के अंदर में, तो क्या उस सिस्टम के अंदर में एक फोर्स लगता होगा कि नहीं लगता होगा। क्या एक्सेलरेशन प्रेजेंट है किसी सिस्टम के अंदर में, अगर m मास का ऑब्जेक्ट है और इसके पास में एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो क्या होगा, उसी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका नाम होगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। मास तो मास है बच्चा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कोई भी इनमें से फार्मूला डाल सकते हो जिसके अनुसार आप बैठा सकते हो। तो अपने को एक लिख देते हैं ये, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ गया, एम वी स्क्वायर बाई में आर। इनमें से कोई भी फार्मूला, अगर मान लो कि पार्टिकल्स जो है मतलब कि रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो फार्मूला कौन सा वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। समझाते हैं, पहले समझो फिर लिख लेना। जैसे कि सपोज करो कि मैंने बोला कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कर रहा है और उसके पास में क्या है, ओमेगा दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, एम मास, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इनटू ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि यहाँ पे एसी किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वेलोसिटी भी दिया हुआ है और ओमेगा भी दिया हुआ है, लेकिन रेडियस नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है और ओमेगा भी दिया हुआ है लेकिन रेडियस नहीं दिया हुआ है, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो एफ सी इज इक्वल टू एम ओमेगा इंटू वी। देखो ना, यहाँ पे तीनों एक्सेलरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया ना।
अरे हर टाइप के कर दिया कि नहीं कर दिया तुम्हारे लिए, समझ में आया क्या? तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये समझ में आया क्या? जो सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। जल्दी से करो इसको फटाफट यार। देखो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सेलरेशन तो पहले हो चुका है ना, तब तो फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, is always perpendicular to the direction of linear velocity, perpendicular to the direction of linear velocity towards the center, linear velocity towards the center, towards the center। नेक्स्ट लिखेंगे the work done by centripetal force is always zero। next point है the work done by centripetal force is always zero, the work done by centripetal force is always zero, the work done by centripetal force is always zero। अगला लिखेंगे as it is perpendicular to velocity, as it is perpendicular to velocity, perpendicular to velocity and instantaneous displacement, and instantaneous displacement, and instantaneous displacement। हो गया। नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल, नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल। मतलब एग्जाम्पल क्या होगा इसका समझो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहा है किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वहां पे उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे सपोज करो कि हमारे पास में क्या है कि एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मूव कर रहा है। सपोज कर लो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मूव कर रहा है, तो सेंटर पे क्या होता है? Z इंटू ई। क्या होता है सेंटर पे? Z इंटू ई चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। और उस पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होंगे तो उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख लेना एक वो टॉपिक एग्जाम्पल के अंदर में फर्स्ट लिखना पहले when an electron of mass m, when an electron of mass m, when an electron of mass m and charge e, when an electron of mass m and charge e move in a circular orbit, when an electron of mass m and charge e, चार्ज क्या होता है अभी तो पढ़ चुके होंगे ना, चार्ज e move in a circular orbit, move in a circular orbit, the electrostatic force of attraction, the electrostatic force of attraction between the electron and nucleus, the electrostatic force of attraction between the electron and nucleus, between the electron and nucleus is the centripetal force, is the centripetal force, is the centripetal force। मतलब समझ में आया क्या? इन दोनों को आपस में जो अट्रैक्टिव, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं
और ऑर्बिट के अंदर में नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू कौन सा फोर्स के कारण? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। बात समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी के अंदर में, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, if an electron of mass m, if an electron of mass m and charge e, and charge e moves around, charge e moves around the nucleus, moves around the nucleus, moves around the nucleus of atomic number z, of atomic number z in a circular orbit, in a circular orbit of radius r, then centripetal force on it, then centripetal force on it is, then the centripetal force on it is। सुनो बच्चा, अब देखो बच्चा, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका हो चुका है, तो सुनिए इधर मैं बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास m है और अगर एटॉमिक नंबर उस एटम्स का क्या है? z है, तो उसके सेंटर पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा? z इंटू ई, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। अब वो अट्रैक्शन किसके बराबर होगा? तो सुनो इधर, इसका रेडियस कुछ ना कुछ दिया होगा, r रेडियस, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? तो सर mv² बाई में r के इक्वल होता है। अरे यही तो लिखवाया है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? mv² बाई में r होता है। अब क्या होता है इधर की तरफ? अब मैं बोला था कि दो चार्जेस जब प्रेजेंट होता है ना, क्या होता है? दो चार्जेस जब प्रेजेंट होता है तो उसके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं k q1 q2 बाई में r² पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे k क्या है हमारे पास में? कूलम्बियन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है। ऐसा जरूरत नहीं है बट पढ़ लीजिए, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई में क्या होता है? कूलम स्क्वायर होता है। तुम जानते हो क्या करो? सुनो तो, तुम इधर उधर से छापने में रहो, तब तक पता चलेगा कि टॉपिक खत्म हो गया। अब बाद में कहोगे समझ में नहीं आ रहा चीजें। छापना तो बाद में भी छापा जा सकता है। तो F इज इक्वल टू के के बाद में Q1 के जगह पे कितना हो जाएगा? Z इंटू ई, और दूसरा Q2 के जगह पे क्या हो जाएगा? E अपॉन में r²। यहाँ से हमारे पास में k ZD² बाई में क्या आ गया? r² आ गया। तो ये जो k ZD² में r आया है वो किसके इक्विवेलेंट होंगे? तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो mv² बाई r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? k ZD² बाई में r²। तो ये दोनों इक्वेशन कहीं पे अगर यूज होना हो तो कर सकते हैं, इसलिए इसको लिख लीजिए। इसको मोमेंटम में भी चेंज किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से देखिएगा, मास इनटू वेलोसिटी में लाना है तो हम कैसे करें? तो इसको मास इनटू वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए mv² बाई में r इज इक्वल टू k ZD² बाई में r²। ऊपर एक और m दे देते हैं और नीचे भी एक m दे देते हैं अपने मर्जी से। तो क्या ऊपर वाले को लिखेंगे? m का स्क्वायर v का स्क्वायर, और बटे में क्या लिखेंगे? m इंटू r इज इक्वल टू k ZD² बाई में r² होगा कि नहीं होगा? r को बाद में काट देना वो अलग बात है, हम तो r को रहने दे रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे फिजिक्स में डील हो रहा है। तो m² v² को क्या लिख सकते हो? m² v² को क्या लिख सकते हो? p²। तो हमारे पास में एक नया फार्मूला बन के आ गया, p² बटा में p² बटे में m इंटू r इज इक्वल टू k ZD² बाई r² आ गया कि नहीं आ गया? तो कभी मोमेंटम से रिलेटेड भी आ जाए तो आप सॉल्व कर देना।
ऐसा तो नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स से ही केवल आ सकता है, किसी से भी आ सकता है ना। तो फटाफट इसको करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन के अंदर में लिखना, when planets of mass m when planets of mass m when planets of mass m moves around the sun when planets of mass m moves around the sun when planets of mass m moves around the sun in a circular orbit of radius r in a circular orbit of radius r then centripetal force is देखो, अगर तुमको याद हो तो तुम लोगों ने क्लास 9th में या क्लास 8 में या कहीं पे भी पढ़ा होगा कि जब दो मासेज होते हैं तो उनके अंदर में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं। पता है तुम लोगों को क्या? दो मासेज है तो उनके अंदर में क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं। सपोज कर लो कि सन के चारों तरफ, तो सन का मास कैपिटल एम है और एक छोटा सा प्लेनेट है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है। बात समझो। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है। तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं दो मास के बीच में, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई में आर स्क्वायर। और ये किसके इक्विवेलेंट होंगे, ये क्यों मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या लिखेंगे, एम बी स्क्वायर बाई में आर के बराबर। लिख लो फटाफट। लिखते चलो, ध्यान देना कैपिटल एम होगा या स्मॉल एम होगा वो सब ध्यान देना, उसके ऊपर में लिखा हुआ रहता है। चले आगे बात करें कि अभी लिख रहे हो, लिख। नेक्स्ट लिखो, व्हेन अ स्टोन इज when a stone is tied with TIES होता है, ties मतलब बांधना, ties with a string and move in horizontal circular motion then tension in the string provide centripetal force. लेट सपोज करो कि एक स्ट्रिंग है और इसको मूव करा रहे हैं। समझ रहा है क्या तुम लोग? देखो, एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग से एक क्या किया, स्टोन को हमने क्या किया है, बांध दिया है मास m का, और इसको हमने क्या किया, हॉरिजेंटली मूव करा रहे हैं, सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं। उस दिन जैसे हमने फोन को ऐसे कर करके नहीं घुमा रहे थे, उसी तरह से एक स्टोन को। तो इसके तरफ जो टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगा, जब ये पूरे टाइट हो जाएंगे तो स्ट्रिंग, तो वो जो टेंशन फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो एम बी स्क्वायर बाई में, अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा ना यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब एल, आर नहीं होकर के क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल हो जाएगा। बात समझ में आया तुम लोगों को? सिंपल बातें हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है और हमें बात करना है। करते चलो, अभी और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आएंगे। इसको कीजिए, फटाफट कीजिए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, हो गया ये। अच्छा, कोई भी कार जो है ना, कोई भी कार
या कोई भी मतलब कि व्हीकल्स है, चाहे कोई भी बाइक है, कुछ भी है, जो मूव करते हैं सर्कुलर ट्रैक पे। कौन सा ट्रैक पे? सर्कुलर ट्रैक पे। याद रखने का है कि यहाँ पे जब सर्कुलर ट्रैक पे ये मूव कर रहे हैं, मान लो इस तरह से v वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे, तो इसके जो सर्कुलर ट्रैक के तरफ एक फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, ये भी किसके इक्विवेलेंट होगा? mv² बाई इसका कुछ रेडियस होगा तो r के बराबर होगा। यानी कि सर्कुलर ट्रैक पे कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। बात समझ में आया? फटाफट डालते, फटाफट डालते चलो इसे। ये तो आगे चल करके पूरा इस पे कहानी पढ़ेंगे अच्छे से, लिख लो ना ऐसे, कार इज मूविंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक। पेंडुलम, PENDULUM, पेंडुलम कंसेप्ट, PENDULUM, पेंडुलम कंसेप्ट। पेंडुलम मोशन के अंदर में हमने आपको बताया था, समझिए इधर पहले, कल हम इसका एक्सपेरिमेंट भी क्लास के अंदर में दिखा देंगे, सुनिए अपने पास में है लैब में। तो यहाँ समझिए, अगर ये पार्टिकल्स यहाँ से इस तरह से आएगा और इधर की तरफ जाएगा तो क्या ये पेंडुलम की तरफ बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ से ये आने पे v वेलोसिटी से ऐसे नीचे आ रहा है, तो बोलिए जैसे ही यहाँ पे आएगा तो इधर की तरफ क्या लगने वाला है? टेंशन लगने वाला है कि नहीं लगने वाला? नीचे क्या लगने वाला है? mg लगने वाला है कि नहीं? इधर क्या लगने वाला है? बोलो जल्दी से, थीटा एंगल। तो सोच के देखो, इधर क्या लगने वाला है? ये भी एंगल क्या होने वाला है? थीटा। इधर क्या लिखेंगे? mg cos थीटा। और इधर क्या लिखने वाले हैं? mg sin थीटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अब बोलो, कौन जो है इसको मूव कराने के लिए है, मतलब कि कौन जो है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? तो कहेंगे सर T माइनस mg cos थीटा मस्ट बी इज इक्वल टू mv² बाई r। r या ऐसे लिख दे, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो क्या लिखेंगे? m ओमेगा स्क्वायर r। जो भी दिया रहेगा एग्जाम के अंदर में उस तरह से लिखेंगे, लिख लो। m ओमेगा² r। चलो कुछ लोगों का तकलीफ है तो लिख देते हैं उनका भी, mv² बाई r। यहाँ पे r किसके बराबर है? बोलो, लेंथ ऑफ, बोलो ना, स्ट्रिंग्स। लिखो लिखो, अभी थ्योरी पार्ट चल रहे हैं, थोड़ा देर में आपका हो जाएंगे वो, फटाफट करो, रोकते हैं ना। क्या है बच्चा कि हमें इस कैप के सहारे इस चाबी को क्या करना है ना, ऊपर लाना है। लेकिन शर्त क्या है कि इस कैप को ऐसे खींचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसको यहाँ पे जो पेन का जो ये क्या बोलते हैं, इसको सिलेंड्रिकल पार्ट है जो पेन का, इस पेन से हमें क्या करना है, बस यूज करना है, टच करना है और इसको लेके आना है। भाई रोक दे।